नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मध्य प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एक ऐसे राजनेता हैं जो बोलने से ज़्यादा जिनके लिए कहा जाता है कि वो करने पर विश्वास रखते हैं। और राजनीति की जो उनकी धारा है मध्य प्रदेश में, वो जो बीते 2 दशकों से अधिक की मैं देखता हूँ, उस धारा में बेचैनी नहीं है। उस धारा में आगे बढ़ने की होड़ में किसी को पीछे छोड़ने की व्यग्रता भी नहीं है। और डेवलपमेंट जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हमेशा रहा है और रहेगा। तमाम बातें होती हैं, अलग अलग तरह के मुद्दे आते हैं, मोटिव इश्यूज़ की बात होती है, लेकिन विकास हमेशा केंद्र में होता है। मध्य प्रदेश के विंध्य रीजन से वो आते हैं और रीवा जिस तरह से आज स्टैंड कर रहा है मध्य प्रदेश में, देश में, तो लोग ये कहते हैं कि रीवा की शक्ल बदल गई है। रीवा समाजवाद और सामंती सोच के बीच में उलझा हुआ एक क्षेत्र रहा है। पूरा विंध्यांचल आप बात कर लीजिए, और इसी सोच में कहाँ रीवा का विकास भटक गया, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन उस अटके और भटके विकास को गति देने का काम उन्होंने किया है। और यही वजह है कि 2023 के चुनाव में थंपिंग मेजॉरिटी से आने के बाद बीजेपी ने उनकी क्षमता को रिकॉग्नाइज़ किया और उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ मध्य प्रदेश में सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर तो वो हैं ही, और उसकी जिम्मेदारी सौंपी। तो चलिए आज हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी से, जिनसे हम जानेंगे राजनीतिक प्रश्नों पर भी उनके जवाब और विकास पर भी उनकी सोच। बहुत स्वागत करता हूं राजेंद्र जी आपका। जी राजेंद्र जी, विकास हमेशा मुद्दे पर रहा है जनता की, चाहे आज़ादी के बाद से मैं पहले चुनाव की बात करूं या 2023 और 24 के विधानसभा और लोकसभा की बात करूं। कई बार राजनेता को भी लगता है कि विकास के अलावा भी कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। जैसा लालू जी के लिए कहा जाता था कि विकास चुनाव कुछ नहीं, मैनेजमेंट है। ऐसे दावे भी सामने आते थे। आज भी लोग कहते हैं कि जनता को विकास से ज़्यादा कई बार भावनात्मक मुद्दे लुभाते हैं या रेवड़ियाँ लुभाती हैं। आप एक फिलोसोफर राजनेता भी हैं, एक ऐसे राजनेता हैं जो बहुत चीज़ों को देखते समझते हैं। कैसे आप देखते हैं विकास, इमोटिव इश्यूज और रेवड़ियाँ, इनके बीच में आप कैसे देखते हैं लोकतंत्र की इन तीनों चीज़ों? नहीं, विकास तो यदि तेज गति से नहीं होगा तो लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करना संभव नहीं होगा। सरकार की ये जिम्मेदारी है कि यदि जनता ने आपको जनादेश दिया है तो हम उनकी बुनियादी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए जो आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाएं, चाहे वो रोड हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो सिंचाई हो, चाहे रेलवेज हो, क्योंकि उससे आर्थिक गतिविधियों को गति मिलती है जी। और जब आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं तो फिर उससे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और रोजगार के अवसर पैदा होते हैं तो व्यक्तिगत यदि हम बात करें कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान क्या है, यदि बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है तो उसके समाधान पर हमको देखना पड़ेगा क्या है। और बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के रोजगार के अवसर पैदा किए बिना हम बेरोजगारी दूर नहीं कर सकते। तो रोजगार के अवसर तो पैदा होंगे जब तेज गति से विकास होगा, आर्थिक क्रांति तभी आएगी। तो इसलिए जो विकास, जो एक बीच में ऐसी धारणा चली थी, जैसा आपने कहा कि विकास से चुनाव नहीं जीते जाते और विकास से कुछ नहीं होना है, हम पर्सनल लोगों के संपर्क के आधार पर या कोई शक्ति प्रदर्शन करके या कोई रेवड़ी बांट के और हम चुनाव से भी जीत सकते हैं। तो सवाल ये है कि यदि हमें कुछ जन कल्याण की योजनाओं को चलाने के लिए कुछ करना भी है, जैसे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, किसान सम्मान निधि से किसानों को राहत दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीबों को मकान बनाने के लिए पैसा दे रहे हैं, तो ये पैसा आता कहाँ से है? ये पैसा मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके जो आर्थिक क्रांति होती है उससे पैसा आता है सरकार के खजाने में। और वही पैसा फिर हम लोगों के कल्याण के लिए, क्योंकि हम वेलफेयर स्टेट हैं, हम कोई कॉरपोरेट संस्था तो है नहीं सरकारें, सरकार तो एक तरह से वेलफेयर स्टेट है। तो हम अपने संसाधनों का इस प्रकार से दोहन करें, हम पर्यटन की क्रांति लाएं,
पर्यटन की क्रांति लाने के लिए क्या क्या बनाना जरूरी है, हवाई अड्डे बनाना जरूरी है, रेलवे लाइन, हाईवे बनाना जरूरी है, फिर हमारे जो टूरिस्ट स्पॉट है उनको डेवलप करने के लिए हम काम करें, तो उससे पर्यटन बढ़ता है। सिंचाई की नहरों का जाल बिछा देंगे तो धरती से दौलत पैदा होगी, तो उससे आर्थिक हरित क्रांति होगी जी। किसान समृद्ध होगा तो खरीदी बिक्री बढ़ेगी। तो इसलिए हरित क्रांति, पर्यटन की क्रांति और औद्योगिक क्रांति कि हम मैन्युफैक्चरिंग में अपने स्टेट को इस प्रकार से क्रिएट करें कि इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ अट्रैक्ट हो, इंडस्ट्री डालेंगे तो उससे भी रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। तो इस प्रकार 3 क्रांतियां जहाँ हो जाती हैं वहाँ पर बेरोजगारी की समस्या को समाप्त करने में बहुत आसानी होती है। तो ये 3 क्रांति लाने के लिए तो हमें विकास करना ही पड़ेगा। तो इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि विकास से कुछ नहीं होता, तो वो उनके दौर में उनकी राजनीति भले चल जाए लेकिन प्रदेश बीमारू राज्य बन जाता है। आपने राजन जी एक शब्द आपने कहा, आर्थिक गतिविधि, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। करीब करीब 10 साल पहले मैंने यहाँ एक बहुत टॉप लीडर से ये शब्द सुना, किस पार्टी के हैं ये छोड़ दीजिए, कि उन्होंने कहा कि भोपाल में है क्या, हमें शॉपिंग करने के लिए या इंदौर जाना पड़ता है या मुंबई जाना पड़ता है। और यही वो आर्थिक गतिविधि का शब्द है कि अगर रीवा का व्यक्ति शॉपिंग के लिए इलाहाबाद या वाराणसी जाएगा तो वो पैसा या वो खाने के लिए वो उत्तर प्रदेश के स्थान पर जाएगा, तो जो पैसा रीवा में आना चाहिए, वहाँ के होटल्स को, वहाँ के शॉपकीपर्स के पास आना चाहिए, वो पैसा जाएगा प्रयागराज और वाराणसी, या इंदौर जाएगा, भोपाल। तो ये आर्थिक गतिविधि का एक, जैसे आपने कोशिश की रीवा में, आज मैं देखता हूँ कि टॉप ब्रांड्स हैं वहाँ, क्लॉथ के, स्कूल्स हैं अच्छे, होटल्स अभी बड़े अच्छे आना शुरू हो गए हैं। तो ये आर्थिक गतिविधि का चेहरा ये है। क्या आपको लगता है कि भारतीय राजनीति में अभी भी इस चेहरे को ठीक से पहचाना नहीं जा रहा? नहीं, मोदी जी के नेतृत्व में इस दिशा में बहुत गंभीरता से बड़ी योजना से काम हो रहा है। आप देखिए, उन्होंने कई प्रकार की योजनाएं चलाई, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, और इसके पीछे उनका उद्देश्य यही था कि हम इस प्रकार के एंटरप्रेन्योर तैयार करें कि वो नौकरी मांगने वाले के बजाय नौकरी देने वाले भी बने, उनके लिए इस प्रकार से फंड हो जिससे कि वो अपने लोन ले सकें और अपना काम खड़ा कर सकें। और दूसरी ओर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे अभी आपने रीवा का नाम लिया, तो रीवा में ये बात सही है कि एक तो वहाँ के आदमी की पेइंग कैपेसिटी बढ़ी। पूरे मध्य प्रदेश में आप देखिए 7 लाख हेक्टेयर से 47 लाख हेक्टेयर में सिंचाई पहुँची है जी। और आने वाले दिनों में इसको हम 60 लाख हेक्टेयर और फिर 1 करोड़ हेक्टेयर करने वाले, हमारे बजट में उसका प्रोविजन किया गया है। तो कृषि कर्मण अवार्ड अब हमारे राज्य को मिल रहा है, पहले पंजाब हरियाणा को मिला करता था लगातार 6 बार से जी। तो उससे जब किसानों की पेइंग कैपेसिटी बढ़ती है, परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ती है, तो फिर इस प्रकार के लोग वहाँ पर अपना व्यापार स्थापित करने के लिए फिर आना शुरू हो जाते हैं। जो आपने रीवा में कहा, वहाँ यही हुआ है कि वहाँ पर तमाम ब्रांडेड शोरूम्स, उनको ये वो भी सर्वे करते हैं कि किस क्षेत्र में क्या स्थिति है, वहाँ पर परचेजिंग कैपेसिटी है, और फिर उनको लगता है कि वहाँ पे हम अपना यदि बिजनेस शुरू करेंगे, शोरूम डालेंगे तो ज़्यादा बिकेगा सामान। उनका उद्देश्य ज़्यादा बिकना है, तो बिकेगा तो वहीं जहाँ खरीदने वाले सक्षम होंगे, पेइंग कैपेसिटी होगी। तो इसलिए हमें पर कैपिटा इनकम इस देश की बढ़ाने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में आप देखिए, जो पर कैपिटा इनकम 13,000 थी, आज वो 1.25 लाख है। तो आम आदमी की तरक्की हो रही है और इसीलिए मध्य प्रदेश से बीमारू राज्य का कलंक मिटा है। तो इसलिए विकास तो एक लगातार होना ही चाहिए। उसी विकास को देख के इन्वेस्टर आते हैं, उसी विकास को देख के बिजनेस आता है, उसी विकास को देख के होटल इंडस्ट्री और एजुकेशन के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस आते हैं जी, और उससे आर्थिक गतिविधि बढ़ती है। एक पॉलिटिकल सवाल की तरफ मैं आता हूँ। बीजेपी के साथ लोकसभा चुनाव में ज़रूर मैं कहूँगा कि जो आपका एक्सपेक्टेशन था वो फुलफिल नहीं हुआ जैसा होना था, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी कम नहीं है कि आप पहली ऐसी गैर कांग्रेसी सरकार हैं जिसने हैट्रिक बनाई है केंद्र में लगातार। मोदी जी का करिश्मा अभी भी बरकरार है
और मध्य प्रदेश में तो थम्पिंग मेजॉरिटी से आप आए हैं, और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अमरवाड़ा भी छिंदवाड़ा के बाद अब बीजेपी के साथ है। लेकिन सवाल ये है मेरा शुक्ला जी कि बहुत कई बार ये कंप्लेंट आती है बीजेपी से कि हम थक जाते हैं, ये पार्टी छुट्टी ही नहीं देती है, लगातार जैसे काम करना, चरे वेती अहरनिश सेवा महे, निरंतर चलते रहो। क्या आपको लगता है कि जीत की ये भूख के बीच में कहीं ऐसा भी होना चाहिए कि थोड़ा सा विश्राम भी हो? वो विश्राम आपको नेगेटिविटी की तरफ ना ले जाए, लेकिन लगातार टास्क परफॉर्मर बनाए रखना, मुझे लगता है आपके टॉप लीडर्स को भी थकान महसूस होती होगी और स्टेट में भी। देखिए शरद जी, ये भारतीय जनता पार्टी एक सामान्य पार्टी नहीं है, ये एक मिशन है जी। मुझे वो शब्द भूलता नहीं है। जब माननीय ठाकरे जी से मैं सदस्यता ले रहा था तो उस समय ठाकरे जी ने अपने चेहरे पे इतनी गहराई से वो भाव उनके चेहरे पे मैंने देखा जब उन्होंने मुझसे कहा कि भाजपा सिर्फ राजनीतिक पार्टी नहीं है, एक मिशन है। तो वो भाव ऐसे थे कि जैसे इस देश को समस्याओं से उबारना एक बहुत बड़ा काम है, और इसमें यदि सारे लोग नहीं जुटेंगे, सारे लोग नहीं भिड़ेंगे, तो देश उलझे हुए मामलों से भी नहीं उबर पाएगा और देश रसातल में जाएगा। तो कैसे हमारा तो इतने सारे लोगों ने जिस तरह से देश को स्वतंत्र कराने में अपना सब कुछ झोंक दिया, कैसे ये देश उस स्थान पर पहुंच पाएगा जिस स्थान पर पहुंचाने के लिए इतना लंबा संघर्ष हुआ है जी। हजारों साल की गुलामी रही है। तो इसलिए एक मिशन है, और इसलिए जब मिशन को पूरा करने के लिए कोई निकलता है तो थकान जैसी चीज सामने कोई आड़े नहीं आती है जी। ये जीत सिर्फ भूख नहीं है कि हमें जीतने का शौक चढ़ गया है और हम जीतेंगे और फिर विधायक और सांसद और मंत्री बन के और हम उसका आनंद उठाएंगे, बल्कि ये उस मिशन को पूरा करने के लिए, क्योंकि समाज में, देश में कई प्रकार की समस्याएं जो दीमक की तरह इस देश को खोखला कर रही थी। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो वो सारे मुद्दे जो देश के विकास को कहीं न कहीं प्रभावित करते थे, चाहे धारा 370 हो जो आतंकवाद को बढ़ावा देता था, चाहे अयोध्या में भगवान नाम के मंदिर का है जो करोड़ों लोगों की आस्थाओं पर चोट पहुंचाता था जी। और उससे समाज का बहुत सारा समय इन मुद्दों को लेके और व्यर्थ भी होता था। कितनी कुशलता के साथ उन सारे मुद्दों को सुलझा के और देश को विकास के रास्ते पे तेजी से दौड़ने के लिए तैयार किया गया है। और अभी भी आप देखिए, अभी जो न्याय संहिता में जो परिवर्तन किया गया है, जो दंड संहिता को न्याय संहिता में बदल के आज के समय में त्वरित न्याय इस देश के नागरिकों को मिले, इन सब चीज़ों की जो व्यवस्था की गई है, तो ये एक बहुत योजनाबद्ध तरीके से देश को ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जब से बनना शुरू हुई तो आप देखिए कि लोगों को लगने लगा नहीं, काम हो सकता है, काम होता है। एक बात जो हमेशा सरकारों के साथ उठती है, स्पेशली राज्य सरकारों के साथ, कि ब्यूरोक्रेसी से उनका तालमेल कैसा है। मध्य प्रदेश में पहले भी ये विषय उठा कि ब्यूरोक्रेसी कई बार हावी होती है। कई बार ये कहा जाता है कि जो ब्यूरोक्रेसी का लोअर रंग है, पटवारी, नायब तहसीलदार, एसडीओपी, टीआई, इनके व्यवहार और आचरण की वजह से सरकार को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। विपक्ष का आरोप है कि काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पे चुनौतियां हैं। इंदौर में नाइट क्लब कल्चर को जब रोकने की बात हुई तब भी ये कहा गया कि क्या आप ऐसी परिस्थिति नहीं बना सकते हैं कि जिसमें आप अपराधों को रोकें, नाइट क्लब कल्चर को आप क्यों रोक रहे हैं। तार्किक दृष्टि से ये बात सही लगती है, लेकिन आपको क्या लगता है ये क्या कहानी चलती है कि ब्यूरोक्रेसी और राजनीति में ऐसा लगता है जैसे दोनों के बीच कोई प्रतिस्पर्धा देखी जाती है? नहीं, लेकिन यदि आप बड़े व्यापक हितों को ध्यान में रख के चर्चा करें तो ब्यूरोक्रेसी से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम लिया है, इसके पहले कोई सरकार नहीं ले पाई जी। क्योंकि यदि जैसा मैंने आपसे बताया कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से काम हुए हैं, चाहे जनता के कल्याण के काम हो और चाहे डेवलपमेंट के काम हो जी, परिणाम ये बताते हैं कि ब्यूरोक्रेसी का सदुपयोग
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, जो चाहा वो किया, जो काम जरूरी थे वो सब इसी ब्यूरोक्रेसी से कराए गए। तो इसलिए ये कहना कि ब्यूरोक्रेसी पे नियंत्रण नहीं है, ये नियंत्रण उन लोगों का नहीं था जो लोग चाह के भी बिजली का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पाए, 24 घंटा बिजली और सिंचाई की नहरें नहीं बनवा पाए, शानदार सभी संभागीय मुख्यालय को जोड़ने वाली 4 लेन की सड़कें नहीं बना पाए जी। तो ब्यूरोक्रेसी का तो वो काम उपयोग नहीं कर पाए। अब ब्यूरोक्रेसी से आप किस प्रकार का काम चाहते हो, ये भी आपकी सोच और आपकी दिशा बताती है। जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात आपने कही है, तो ये वही मध्य प्रदेश है जहाँ पर डकैतों का आतंक होता था। आज एक एक डकैत को चुन चुन के समाप्त कर दिया गया है। लोग डरे रहते थे, सहमे रहते थे। जो गैंग ग्रुप्स इस प्रकार के थे कई शहरों में जी, जो हावी रहते थे, ऐसा लगता था कि इनका पूरा एक नेटवर्क चल रहा है। आज वो सब कहीं दिखाई नहीं देते हैं, या तो वो शरणागत हो गए या प्रदेश को छोड़ के चले गए हैं अपने आपराधिक गतिविधियों को चलाने के लिए जी। तो अब आम जनता में किसी भी ग्रुप को लेके, गिरोह को लेके कोई भय नहीं है। अब सवाल जो आपने इंदौर की नाइट क्लब की बात कही है, तो इस प्रकार के विषय का गुण दोष के आधार पर समय समय पे फैसले होते हैं कि हम यदि जनता की मांग के अनुसार लार्जर हित को ध्यान में रखते हुए जी, यदि हमें किसी भी प्रकार के कोई चल रहे नाइट क्लब को बंद करें तो अपराधों में नियंत्रण करने में हमको ज़्यादा मदद मिलेगी। तो इस प्रकार के निर्णय को भी जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकारों को लेने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। तो ये भी एक पॉलिटिकल विल को शो करता है। एक दो सवालों के साथ बातचीत को विराम दूंगा। डॉक्टर मोहन यादव और आप लोग लगभग समकालीन ही हैं और एक बड़ी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की एक ललक उन्होंने चंद महीनों में ही दिखाई है। और ख़ासतौर से ब्यूरोक्रेसी के मसले की मैं बात करूं तो बहुत मैं ये नहीं कहूँगा कठोर फैसले लेने वाले चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन हाँ, वो ये चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी का चेहरा मानवीय हो और मानवीय संवेदना के साथ जनता की तरफ झुका हुआ हो, और इसमें किसी ने कोताही बरती है तो उन्होंने कड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटे। कैसे आप देखते हैं, 6 महीना कोई मूल्यांकन करने का कार्यकाल नहीं है और जिसमें जून तो पूरा आपका लोकसभा तक, चुनाव तक ही सिमट के रह गया, लेकिन अब आप कितने आशान्वित हैं? क्योंकि ये सही कह रहे हैं आप कि गुजरात के 3 दशक बीजेपी के और मध्य प्रदेश के 2.5 दशक, यानी आप गुड गवर्नेंस का चेहरा लेकर ही आगे बढ़ रहे हैं। और मध्य प्रदेश के लिए कहा भी गया इस बार जीत के साथ 29 सीटें लेकर आपने बताया कि आप गुजरात ही बनाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश। बिल्कुल, डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में इन 6 महीनों में उन्होंने ये भरोसा जताने में सफलता प्राप्त की है कि वो पूरे डेडिकेशन के साथ इस मध्य प्रदेश में चलते हुए विकास को उस सीमा तक पहुंचाने के लिए संकल्पित हैं, जहां पहुंचने के बाद हम ये दावा कर सकें कि मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के सबसे बेहतर राज्यों में से एक है। और इसके लिए उन्होंने समय समय पे वो सारे जरूरी निर्णय लिए हैं। कम समय में ही पूरे प्रदेश का उन्होंने बहुत ही सघन दौरा कर लिया है। हर जगह उनकी प्रेजेंस हो गई है और काफ़ी मेहनत करके और उन्होंने ये भी समझ लिया है कि किस क्षेत्र में कितना हमें आने वाले 1 साल में कितना काम करना है, आने वाले 5 वर्षों में कितना काम को पूरा करना है जी। तो हम सब ये मान सकते हैं कि उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में जनता की जो अपेक्षाएं हैं उसको पूरा करने में हम लोग सफल होंगे। आखिरी प्रश्न कर रहा हूँ आपसे। आपके पास जो डिपार्टमेंट्स हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं और जनता से सीधे जुड़े हुए विभाग हैं, और हेल्थ एक ऐसा सेक्टर है एजुकेशन के साथ जहाँ काम करने की गुंजाइश सतत और निरंतर है। और मध्य प्रदेश के लिए कहा भी जाता है कि ये चुनौतियाँ जो बच रहती हैं यहाँ, वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन। तो आपके पास हेल्थ का जिम्मा है, नर्सिंग घोटाले की गूंज भी सुनाई देती है, तमाम विषय हैं, लेकिन आप इन सब से अविचलित रहते हुए आगे बढ़ने के एक संकल्प के साथ नज़र आते हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस सिनेरियो को बदलने के लिए? क्योंकि इसके पहले ऊर्जा में जो आपने काम किया, शहर का फीडर अलग और गांव का फीडर अलग, उसने बहुत बड़ी चुनौती को समाप्त किया और आज ये कहा जाता है कि ऊर्जा मंत्री के तौर पर यह आपका
गुजरात के बाद देश में एक रिमार्केबल स्टेप रहा है। जी, हेल्थ में भी काम करने का बहुत स्कोप है। अभी हमने ये तय किया है कि जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, जो ब्लॉक लेवल पे होते हैं, जो लगभग 350 के करीब हैं, उसको हम इस प्रकार से वेल इक्विप्ड कर दें, न सिर्फ डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ जो होते हैं वो सारे लोग पर्याप्त रहें, जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से, और सारी इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट के साथ, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ब्लॉक लेवल पर ही वो सुविधा मिल जाए जो उनको जिला अस्पताल में पहुंचने पर मिलती है। जी। तो ये करने से हमारे जिला अस्पताल की भी भीड़ कम होगी, मेडिकल कॉलेज के जो हॉस्पिटल हैं उनमें भी लोगों की, और क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज हमें मिल सकेंगी ब्लॉक से लेके और यहाँ पर। तो इसके लिए हमने गैप एनालिसिस की है कि और क्या करने की ज़रूरत है, और उसके लिए जो आवश्यक मैन पावर की आवश्यकता है उसकी हम लोगों ने कैबिनेट से मंजूरी भी करा ली है। अच्छा। भर्ती के लिए पीएससी और जो एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड है प्रदेश का, वहाँ हमने अपनी मांग पत्र भी भेज दिया है। तो बहुत तेज गति से हम वो सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, और हमारा लक्ष्य यही है कि हमारे जो CSCs हैं वो अपग्रेड हो जाएं, और लोगों का भरोसा वहाँ इतना हो कि वहाँ पर हर प्रकार की सर्जरी और हर तरह की चिकित्सीय सुविधा वहाँ मिलने लगे। तो आप देखेंगे कि क्रांतिकारी बदलाव आएगा। और मेडिकल कॉलेज का, जैसे मैंने आपसे बताया कि हम लोग तेज़ी से मेडिकल कॉलेज कर रहे हैं, हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज खोलना है। तो अभी 14 शुरू हो गए हैं, 3 इस वर्ष शुरू होंगे, अगले साल 8 होंगे, और बाकी जो ज़िले जहाँ पर हम अपने बजट से मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल नहीं बनाने जा रहे हैं, वहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि उन जिलों में हम PPP मोड में लोगों को इनवाइट करेंगे, वो आएँ, हम उनको मदद करेंगे ज़मीन खोजने में, और वहाँ वो इन्वेस्ट करके अपना मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खोल सकते हैं। और जब तक उनका मेडिकल कॉलेज का अस्पताल नहीं बनता, वो जिला अस्पताल से उसको अटैच कर सकते हैं, और जिला अस्पताल में जो आवश्यक उनको और अपग्रेड करने की ज़रूरत है वो इन्वेस्टर करेंगे, और बाद में जब उनका अस्पताल बनेगा तो वो जिला अस्पताल वापस हो जाएगा। आयुष्मान कार्डधारियों को उनको एंटरटेन करना होगा। इस प्रकार की कंडीशन के साथ हमने कई जिलों को PPP मोड में ये ऑफ़र दिए हैं। तो उद्देश्य यही है कि इतने MBBS और MD और MS और फिर सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर MCH और DM वाले हमारे यहाँ तैयार हों कि वो हमारे यहाँ सर्विस देने के लिए उपलब्ध हों। और ग्रामीण क्षेत्र की जो चुनौती है कि वहाँ पर डॉक्टर्स को ले जाना एक कठिन काम माना जाता है, उस काम को हम आसान बनाने के लिए कई तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो जिस दिन ये काम पूरा हो जाएगा उस दिन उतना ही बड़ा परिवर्तन आपको दिखाई देगा, जैसा बिजली के क्षेत्र का आपने उदाहरण दिया है कि जब 24 घंटे बिजली देने की बात हम लोग करते थे तो कोई भरोसा नहीं करता था कि इतनी बिगड़ी हुई व्यवस्था कैसे सुधरेगी, और असंभव काम है ये, लेकिन जहाँ चाह होती वहाँ पे राह को निकलना पड़ता है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य के क्षेत्र को हम इस स्थिति पर ले जाने के लिए हम लोग ने काम शुरू किया है कि हेल्थ पैरामीटर्स पर जब पूरे देश के राज्यों की तुलना हो तो मध्य प्रदेश उसमें नंबर 1 के स्थान पर पहुंचे। ये हमारा प्रयास है। बहुत शुभकामनाएं इसके लिए आपको। बस जो चयन की आपकी प्रणाली है वो निष्पक्ष रहे, पारदर्शी रहे, क्योंकि देश में इस समय नीट के बाद और मध्य प्रदेश में भी नर्सिंग की बात उठी और विपक्ष के अपने आरोप हैं। तो चयन की प्रणाली पारदर्शी हो, लोगों का भरोसा हो उस पर, क्योंकि वो चीज़ एक बड़ा युवाओं में हताशा का कारण बनता है जब उन्हें लगता है कि चयन की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। देखिए, जैसा मैंने बताया कि PSC से हमें डॉक्टर्स और चाहे वो स्पेशलिस्ट हो चाहे वो मेडिकल ऑफिसर हो, तो हम PSC से भर्ती करेंगे। तो PSC तो बहुत पुरानी संस्था है और वहाँ पर काफ़ी अच्छा सिलेक्शन का इतिहास है। और हमारे जो कर्मचारी चयन मंडल है उसमें भी भर्तियाँ ट्रांसपेरेंट तरीके से, कहीं कोई कसर ना हो, और यदि कोई कभी गड़बड़ी करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती है। तो लोगों के वो भी एक सिस्टम में काफ़ी सुधार हुआ है। और बाकी जो कर्मचारी आउटसोर्स से लिए जाते हैं उसके लिए भी एक प्रोसीजर बना हुआ है। तो कुल मिला के हम लोग ये मान के चलते हैं, और बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं
कि यदि अच्छे लोग सेलेक्ट होके आते हैं तो अच्छी सर्विसेज मिलती है, अच्छी सर्विसेज, और यदि अच्छे जी। लोग नहीं आते हैं तो फिर सब कुछ करने के बाद भी सर्विसेज में एक कहीं ना कहीं कुछ कमी उभर के सामने आती है जो जी। सबको विचलित करती है। तो निश्चित रूप से आपका ये सुझाव बहुत अच्छा है और इस पर हम लोग सतर्क और सावधानी के साथ इस पर नज़र रखेंगे। जी, बहुत धन्यवाद करता हूँ राजेंद्र जी इस बातचीत के लिए। बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं कि जिस सधे हुए अंदाज में आप आगे बढ़ते हैं, बिना हड़बड़ी के, बिना किसी इस भाव से कि जैसे एक पारी फिर शुरू करते हैं द्रविड़ की तरह, राहुल द्रविड़ की तरह, उसी किस्म की एक चट्टानी गंभीरता के साथ। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि राजनीति एक धैर्य का तो बहुत बड़ा केंद्र है ही, जहाँ आपको तमाम अगेंस्ट ऑल ओड्स आपको चलना है। बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। ये थे मध्य प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर राजेंद्र शुक्ल जी। खास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और शख्सियत के साथ आपसे मिलेंगे।